अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल आग का दरिया, बहुत मशहूर नावल, बहुत ज़ख़ीम नावल, तकरीबन 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल। इसका ख़ुलासा बताने लगा हूँ। अगर आप ये नावल नहीं भी पढ़ेंगे तो ख़ुलासा पढ़ के आपको पूरा जो है वो समझ आ जाएगा। देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर जो है ये 1927 में अलीगढ़ में पैदा हुई थी। इनके वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम बहुत मशहूर अफसाना निगार है। ये भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। इनके यानी कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों का कैनवस याद रखिए बहुत वसी है। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा यूरोप को भी अपने नावलों में शामिल कर लेती है। वो कहीं शायराना ज़ुबान इस्तेमाल करती है तो कहीं सलीस देहाती ज़ुबान के फ़िक्रे भी अपनी तहरीरों में इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। उन्होंने दरिया को वक़्त की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया। उनके नावलों की खूबी ये है कि ये तकरीबन 2500 साला हिंदुस्तान की तारीख़ बता रहा है ये नावल। तो जिस दौर की ये बात करती जाती है, उसी दौर की ज़ुबान इस्तेमाल करती है। नावल का जो पहला हिस्सा प्लॉट है, ये उस ज़माने के तालिब इल्म से शुरू होता है, जब तालिब इल्म रूह और तकदीर पर बहस किया करते थे। इस किस्म का एक तालिब इल्म था गौतम नीलंबर, ये एक पादरी का बेटा था, जो वेदों के अहद का तालिब इल्म है। ये तालीम हासिल करने के लिए अपना घर और ऐश छोड़कर रूह का सुकून हासिल करने के लिए जंगलों में घूमता फिरता है, तालीम हासिल करता रहता है। और उनको ये बात बताई गई थी कि आपने किसी लड़की की तरफ जो है वो नज़र नहीं करनी। तो एक दफ़ा जब ये वापस आ रहा था तो एक नदी पर उसको 2 लड़कियाँ निर्मा और चंपा बाई नहाती नज़र आईं। तो ये चंपा बाई को अपने ज़हन से नहीं उतार सका और ये उससे मिलने के लिए कोशिश करने लगा। तो निर्मला की मदद से जो है ना उसकी चंपा बाई से मुलाकात हुई और इसने अपनी जो है ना मोहब्बत का भी इज़हार किया। तो दोनों तरफ से मोहब्बत हो गई, लेकिन हुआ ये कि इस दौरान जंग छिड़ गई और जंग के बाद चंपा बाई जो है ना वो नज़र नहीं आई बिल्कुल। तो ये बड़ा परेशान हुआ और ये तस्वीर बनाने लगा। तो ये अक्सर औकात बैठा जो है ना वो चंपा बाई की तस्वीर बनाता रहता। तो कुछ अरसे बाद ये हुआ कि एक उसकी मुलाकात जो है वो एक डांसर था एमबी का, तो उससे होती है। उसके एक नाटक ग्रुप होता है, वो इसको अपने नाटक ग्रुप में शामिल कर लेती है और ये जो है ना स्टेज ड्रामे करने लग जाता है। तो स्टेज ड्रामा के दौरान एक दफ़ा उसको अपने नाटक में ऑडियंस में वही चंपा बाई नज़र आती है। लेकिन इस दफ़ा चंपा बाई अकेली नहीं थी, एक तो उसकी मांग में सिंदूर था और दूसरा उसके साथ एक बच्चा भी बैठा था जो नज़र आ रहा था कि ये उसका बेटा है। तो इसके दिल में उसकी इज़्ज़त और बढ़ जाती है कि ये चलो कम से कम अपने घर की हो गई है। तो चंपा बाई जब इससे मिलने की कोशिश करती है तो उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि वो किसी और की अमानत है। तो ये बात भी इससे पता चलती है कि उस ज़माने में इस चीज़ का दस्तूर भी था कि अगर आप किसी और की कोई अमानत हो तो उसकी तरफ आपने देखना भी नहीं है। अच्छा, नावल का जो दूसरा पार्ट है, उसमें मुसलमानों की आमद का ज़िक्र है, जिनमें मुसलमान इस बरे-सग़ीर में आए थे। उनमें एक अहम किरदार कमालुद्दीन निशापुरी का है। ये याद रखें कि इस्लाम की तालीमात ने हिंदुओं को बहुत मुतासिर किया था, इवन हिंदू भक्तों को भी बहुत मुतासिर किया था। अच्छा, वहाँ पे उस पार्ट में कमालुद्दीन की कोई एक लड़की थी चंपावती, उससे मोहब्बत हो जाती है और चंपावती उसको ये कहती है कि अगर पिछले जन्म में मैं तुम्हारी बन गई थी, तुम्हारी बीवी बनी थी, यानी तुम्हारी शादी हुई थी, इस जन्म में भी मैं तुम्हें मिल जाऊँगी। तो ये उस दौरान फिर जंग हो जाती है इस पार्ट में भी और जंग बाद वो उसको नहीं मिलती और जो कमालुद्दीन है परेशान होकर ये फिर कबीर का भगत बन जाता है और बंगाल का एक मेहनतकश इंसान बनकर फिर उस सरजमीन को कबूल कर लेता है और वहीं पे एक खातून थी सजाता देवी, उससे शादी कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर नावल का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। ये मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के साथ शुरू होता है। अब यहाँ फैज़ाबाद और लखनऊ की तहज़ीब सामने आती है। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारती कोठियाँ बना रहे थे। इस हिस्से में गौतम जो है वो प्रोफ़ेसर नीलंबर दत्त बन जाता है और वो चंपा जान नामी तवाइफ से प्यार करता है। जो जब तक तवाइफ रहती है तो लोग सब उसकी तरफ माइल रहते हैं, उसकी कदर भी करते हैं, उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। लेकिन जब वो ज़रा बूढ़ी हो जाती है तो लोग उसको देखना भी गवारा नहीं करते और वो आखिर में भीख माँगने लगती है। तो इसमें ये भी बताया गया कि जब तक कोई खातून जवान होती है लोग उसकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, ख़ास में तवाइफ की। लेकिन जब तवाइफ बूढ़ी हो जाती है तो उसके साथ क्या हश्र होता है। तो ये चीज़ बताई गई है कि इज़्ज़त के साथ एक घर में शादी के साथ रहना वो और बात होती है और तवाइफ बन के रहना बिल्कुल एक और बात होती है। अब अब नावल का चौथा हिस्सा, इसके चौथे हिस्से में नवाब कमाल और प्रोफ़ेसर नीलंबर दत्त
की फिर औलादें बताई जाती हैं कि जो यूपी के ऊंचे तबके के तालीम याफ्ता अफराद बनकर उभरते हैं, और ये वो औलादे हैं जो हसास और खुददार हैं, सियासी शोर भी रखती हैं। इनमें सरिल और निर्मला खास अहमियत की हामिल है। ये नौजवान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और बरतानवी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हैं और भारत पाकिस्तान पर तबसरा भी करते हैं। इस नावल में सरिल के किरदार के ज़रिए ये बताया गया है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों से जानों का सा सलूक करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान की दौलत लूटी, उन्होंने मज़हब के नाम पर मुसलमानों और हिंदुओं में खलीज कायम की। हिंदू पहले मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ काबिज़ हुए तो उनकी बदसलूकी देखकर फिर मुसलमान हुक्मरान को दोबारा याद करने लगे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे की मजहबी तकरीबात में भी शिरकत करते थे। तो ये पूरी एक हिस्ट्री बताई गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह जब शेर शाह सूरी ने यहाँ पे हमला किया, उससे पहले के जो गौरियों के हमले थे, उसके बाद मुगल बादशाह आए, उसके बाद अंग्रेज आए यहाँ पे, वो कैसे यहाँ पे काबिज हुए, और पूरी उसके बाद जो पार्टीशन हुई वो भी बताया गया। तो ये पूरी एक हिस्ट्री इसमें सब बताई गई है। बहरहाल इस नावल में फारसी और अरबी के लातादाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, और इस नावल को पढ़कर जो सबसे बात ज़बरदस्त समझ आती है वो ये कि कुरतुल ऐन हैदर के पास सबसे ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद है, क्योंकि वो हर दौर के लिहाज से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये पूरी एक किस्म की हिस्ट्री भी है और स्टोरीज भी हैं, और जो मुआशरे में जो किरदार होते हैं, जो एक रस्में बनी होती हैं, और जो मुआशरे के हालात होते हैं, रियलिटीज़ होती हैं, वो सब कुछ इसमें बताई गई हैं। तो ये था नावल आग का दरिया। अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।